Hi friends, I am Manu and welcome to our YouTube channel Replication of Manu. So let's start. MCQ क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए आप सभी से एक निवेदन है, आप सभी डेली 7:30 बजे जुड़ा कीजिए। आप लोग जुड़ते नहीं हैं। और चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सिलेबस आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आप देख सकते हैं, है ना। और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा ये भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद निगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोग टोटल के टोटल 90 क्वेश्चंस को तुक्के मार के आ सकते हैं, लेकिन तुक्का मार के नहीं आइएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन किए हैं तो आप जो है, हमारी गारंटी है कि आप जो है क्या तुक्का मार के नहीं आइएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, बढ़े। चलिए तो बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग समझ लीजिएगा सिलेबस को। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है जिसको आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेने के लिए मैं बोलूँगा। यहाँ से आपको मेरे हाथों का लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा। किसका? मेरे हाथों से लिखा हुआ जो भी क्लास चलेगा उसका नोट्स आपको मेरे हाथों से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम से, जहाँ से आप लोग खुद डाउनलोड कर पाइएगा। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है। बाकी आपको यूट्यूब पे क्या करना है मैं आगे बता रहा हूँ। यूट्यूब पे आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए उम्मीद है कि आप करिएगा, क्योंकि आज का ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे क्या कर रहा है, टेस्ट मैचों, क्या कर रहा है, टेस्ट मैचों में सबसे अधिक कैच पकड़ने वाला खिलाड़ी कौन है बताइएगा। तो ए में कर रहा है सुनील गावस्कर, और बी में कर रहा है ब्रायन लाड़ा, और सी में करा है मार्क वा, और डी में करा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी लोग टिक कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है कौन, राहुल। कौन है, इसका नाम क्या है, राहुल द्रविड़ है ना, द्रविड़ है ना, द्रविड़। ये खिलाड़ी जो है सबसे ज़्यादा कैच पकड़ा है, ठीक है। और राहुल द्रविड़ ने जो है कितना 164, कितना 164 दोस्तों, 164 टेस्ट मैचों के मुकाबले में जो है 210, कितना 210 कैच लपके हैं। कितना 164 में 164 टेस्ट मुकाबलों में जो है 164 टेस्ट मुकाबलों में राहुल द्रविड़ के द्वारा 210 कैच पकड़ा गया है, यानी लपका गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है, खुलने ही वाला है। कह रहा है ड्यूस, क्या कर रहा है, ड्यूस मार्क कहाँ का मुद्रा है। ड्यूस मार्क जो है ये कहाँ का मुद्रा है, यानी कि करेंसी है। पोलैंड का है, नीदरलैंड का है, जर्मनी का है, घाना का है, बताइएगा। तो ये आपको कहाँ का है, जर्मनी का है। जो भी लोग कह रहे हैं जर्मनी का, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए 100% राइट है जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं जर्मनी का। चलिए बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। एक बार हाय हेलो। चलिए बढ़ते हैं, हाय हेलो बाद में करेंगे। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, जर्मनी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिशूल क्या है। त्रिशूल बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा, कहाँ पे कैसे किस तरीके से जर्मनी में ये आया, वो सभी चीज़ आपको डिस्कशन मतलब कि वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिशूल जो है क्या है, सतह से सतह पर परिक्षेपात्र यानी कि लड़ने का अस्त्र है। और सतह से हवा में परिक्षेपात्र यानी कि हवा में लड़ने वाला ये यंत्र है त्रिशूल। और सी में कर रहा है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ई तो है नहीं, ई तो बिल्कुल नहीं है। और एक डी में करा है एक टैंक भेदी परिक्षेपात्र, ई भी नहीं होगा। तो ये दोनों में से कोई बताइए तो क्या हो जाएगा, ए और बी में से कोई होगा तो बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, सतह से परिक्षेपात्र। क्या, सतह से जो है परिक्षेपात्र करता है ये, यानी कि सतह से जो है हवा में परिक्षेपात्र, यानी कि सतह से यानी जमीन पर से जो है हवा में इसको फेंक कर मार किया जाता था पहले, मतलब पहले के जमाना में भगवान आर को देखे होंगे आप लोग करते हुए, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे मिल जाएगा नोट जो है सतह से हवा में परिक्षेपात्र किया जाता है, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाइबोफोबिया या रेबीज, हाइबोफोबिया का दूसरा नाम क्या है, रेबीज है। क्या है, रेबीज है ना, इस दूसरा नाम रेबीज है। और ये बीमारी जो है कुत्ता भेड़ बंदर जो है बकरी नहीं, कुत्ता भेड़ बंदर
कुत्ता, भेड़, बंदर, बिल्ली, सियार इत्यादि के काटने से ये बीमारी जो है मानव में मतलब फैलता है। और इसका जो फर्स्ट होस्ट होता है यानी कि फर्स्ट चरण यानी कि कोई भी जीवाणु जो है डायरेक्ट मानव पे आक्रमण नहीं करता है, उसकी औकात नहीं है कि वो डायरेक्ट मानव पे आक्रमण कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए वो मतलब होस्ट का सहारा लेता है, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, भेड़ इत्यादि का सहारा लेता है। जैसे ही वो जीवाणु जो है रेबीज वायरस जो है कुत्ते के शरीर में प्रवेश करेगा और कुत्ते के शरीर में प्रवेश करने के बाद जैसे ही वो कुत्ता आपको काटेगा या फिर चाटेगा, घाव अगर आपके शरीर पे घाव है और वो कुत्ता आपको चाट लिया घाव को, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, रेबीज वायरस आपके शरीर में आ जाएगा और इस तरीके से जो है आपको आप में भी रेबीज बीमारी आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इनमें मस्तिष्क इसका मतलब कि लक्षण क्या है, रेबीज बीमारी का लक्षण क्या है दोस्तों। तो इसका लक्षण जो है अधिकतर इसमें क्या होगा, सिर दर्द होगा, गले में खराबी रहेगा और 3 से 4 दिन तक हल्का बुखार लगा रह सकता है इस रेबीज बीमारी में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइबोफोबिया जो है, हाइबोफोबिया होती है, हाइबोफोबिया क्या होती है, हाइबोफोबिया जो है क्या होती है। तो हाइबोफोबिया खसरा है, क्षय रोग है, रेबीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। जो भी लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो हाइबोफोबिया या रेबीज एक विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। यह रोग कुत्ता, बिल्ली, सियार या फिर भेड़िया के काटने या फिर जख्म के चाटने से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा गठित, क्या केंद्र सरकार द्वारा गठित निवेश आयोग यानी कि इन्वेस्टमेंट कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया। रतन टाटा को, कुमार मंगलम को और मंगलम बिरला को, और टाटा का भाई बिरला है। तो यहाँ पे कह रहा है सी में कह रहा है कमलनाथ को और डी में कह रहा है दयानिधि मारन को। बताइएगा दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठित निवेश आयोग यानी कि इन्वेस्टमेंट कमीशन का अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया। तो ये इसको किसको बनाया गया, दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रस्ट में दान देने वाला आदमी कौन है, रतन टाटा। तो इन्होंने रतन टाटा को जो है इन्वेस्टमेंट कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है, गवर्नमेंट सरकार का, गवर्नमेंट का, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है विक्रम साराभाई, क्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। बताइएगा हैदराबाद में, बेंगलोर में, ट्रॉम्बे में, तिरुवनंतपुरम में। बताइएगा दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पे है। तो दोस्तों विक्रम साराभाई केंद्र जो है अंतरिक्ष केंद्र जो है सरकार, ये जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है, इसरो में पड़ता है और इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में स्थित है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल राइट है। ये तिरुवनंतपुरम में, कहाँ पे, ये इसरो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। और यहीं पे मतलब कि केंद्र सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो है यही है और सबसे बड़ा केंद्र भी है तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और ये इसरो के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों कब किया गया, तो इसका स्थापना जो है 21 नवंबर 1900 कितना को किया गया, 1963 को किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना कब किया गया, तो 21 नवंबर 1963 को किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है, मीनाक्षी मंदिर का 3 गो नाम है, मीनाक्षी अमन मंदिर भी इसको कहते हैं और मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं दोस्तों, है ना। और उसके बाद यहाँ पे केवल मीनाक्षी मंदिर भी बोल सकते हैं इसको और कहते भी है, ठीक है। तो ये भारत के जो है तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित है। कहाँ पे, मदुरई नगर में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है, बी नंबर ऑप्शन वाले को मदुरई नगर में स्थित है, ठीक है। और यह जो है एक ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ हिंदू देवता शिव और पार्वती जी की मूर्ति है, ठीक है। यहाँ हिंदू देवता जो है यह मीनाक्षी मंदिर में हिंदू और माँ पार्वती, शिव और भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का मंदिर है, ये मदुरई में, ठीक है। और ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है हजारी संवत, क्या हजारी संवत कब से आरंभ हुआ। हजारी संवत जो है कब से आरंभ हुआ था, 78 ईस्वी में, है ना, और 58 ईस्वी में और 670 ईस्वी में, 622 ईस्वी में। बताइएगा। तो दोस्तों ये आपको हजारी संवत जो स्थित हजारी संवत जो है मतलब शुरुआत प्रारंभ यानी कि आरंभ किया गया, ये कब किया गया, इसका शुरुआत जो है कब हुआ। तो एग्जैक्ट टाइमिंग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट टाइमिंग कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। 16 जुलाई क्या हो जाएगा, 16 जुलाई क्या हो जाएगा, 16 जुलाई 16 जुलाई
कितना 622 ईस्वी, कितना हो जाएगा 622 ईस्वी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन अगर आपको आए तो यहाँ पे मार देना। अगर एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं रिव्यू रहे तो भी आपको यहाँ पे 622 रहे तो आपको टिक कर देना है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, बाकी आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको चैनल इस मेरे हाथों का लिखा हुआ PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स को और देख लीजिएगा। हिजरी संवत इस्लामिक वर्ष को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी आपको वहाँ पे मिल जाएगा नोट्स। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, शांति के क्षेत्र में वर्ष 2004 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अल्फ्रेड जेलिनेक को, बंगारी मथाई को, पिन ई किडलैंड को, और इनमें से कोई नहीं था। डी वाला होगा नहीं, इसलिए हम पहले इसको काट दिए हैं। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, शांति के क्षेत्र में वर्ष 2004 का जो नोबेल पुरस्कार मिला बंगारी मथाई को मिला। किसको मिला? बंगारी मथाई को। किसको दोस्तों? बंगारी मथाई को, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, बाकी आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा सब चीज। कह रहा है द पियानो टीचर की लेखिका कौन है? यानी लेडीज लेखिका है, पियानो टीचर की लेखिका जो है कौन है? लेडीज है और उसका नाम आपको बताना है। लिंडावक है, ए में करा लिंडावक, बी में करा बंगारी मथाई, अल्फ्रेड जेलिनेक, और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? लेखिका जो है अल्फ्रेड जेलिनेक नहीं होगा, येलिनेक होगा, येलिनेक है ना, येलिनेक हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल राइट है। अल्फ्रेड जेलिनेक हो जाएगा। ठीक है ना। तो अल्फ्रेड जेलिनेक को 2004 में जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? तो 20 अक्टूबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1946 को ईस्वी में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, अल्फ्रेड किसका? अल्फ्रेड एलिनेक को। ठीक है, एलिनेक का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप सार्वभौम प्राप्त करता है यानी सर्वदाता कहलाता है ना? बताइएगा। तो सर्वदाता कहलाता है। ए में कर रहा है ब्लड ग्रुप O, बी में कर रहा है ब्लड ग्रुप B, और सी में कर रहा है ब्लड ग्रुप A, और डी में कर रहा है ब्लड ग्रुप B। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप AB जो है सार्वभौमिक कहलाता है। ये सभी को ब्लड दे सकता है। किसको दे सकता है? तो ये आपको ब्लड दे सकता है। ए को तो दे भी करेगा, है ना। ए बी पहले तो अपना कैटेगरी वाले को देगा, ए बी को देगा, उसके बाद ए को भी देगा, बी को भी देगा, और ओ को भी देगा। किसको देगा? ओ को भी, यानी ये सबको देगा, है ना, यानी ये सबको देगा। और यहाँ पे ये लेख किससे सकता है? तो केवल और केवल ए बी से ले सकता है। इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को क्या किया जाता है? और इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको जो होता है इसमें जो है ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप में जो है एंटीजन जो कि बीमारी को उत्पन्न करने वाला कारक होता है, एंटीजन, है ना। एंटीजन जो होता है एंटीजन जो होता है बीमारी को उत्पन्न करने वाला कारक जो होता है ये पाया जाता है। ठीक है, ब्लड एंटीजन ए पाया जाता है, जबकि यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है जो कि बीमारी से लड़ने का काम करता है, ये नहीं पाया जाता है। इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को जो है सबसे खराब ब्लड ग्रुप माना जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो भी लोग टिक कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं ए भी हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कर रहा है कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष का नाम क्या है? बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बदरुद्दीन तैवजी है, महात्मा गांधी है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष का नाम क्या है? प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? बताइएगा पहले आप लोग प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए पहले, है ना। प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइएगा। तो प्रथम अध्यक्ष का जो नाम था दोस्तों वो आपको क्या था? उमेश चंद्र बनर्जी था। उमेश चंद्र बनर्जी था प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, किसका? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष तो जो था उमेश चंद्र बनर्जी था। और दूसरा अध्यक्ष की बात करें तो दूसरा अध्यक्ष का नाम आप लोग बताइएगा। दूसरा अध्यक्ष कौन था पता है आपको? और दूसरा अध्यक्ष जो था दादा भाई नौरोजी था। कौन था? दादा भाई नेरोजी थे। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि दूसरा अध्यक्ष जो था कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष का नाम बताइए। तो दादा भाई नेरोजी। ठीक है, और पहला तो चंद्र बनर्जी
उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का दक्षिण बिंदु क्या है। भारत का, यहाँ पे क्या टाइपिंग वाला करता है, इसको समझाना पड़ेगा लग रहा है। कर रहा है भारत का दक्षिण बिंदु क्या है, बताइएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा पॉइंट, और सी में कर रहा है लक्षद्वीप, डी में कर रहा है इनमें से कोई नहीं। डी वाला होगा नहीं, इसलिए हम काट देते हैं डी वाला को। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग को देना है भारत का दक्षिण बिंदु जो है क्या है, बताइएगा। तो भारत का दक्षिण बिंदु जो है दोस्तों, ये आपको क्या है, इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, भारत की मुख्य भाषा, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची, भारत के मुख्य भाषा को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहिए। ए में करा 8वीं अनुसूची, बी में करा है 7वीं अनुसूची, और डी सी में करा है 4थी अनुसूची, और डी में करा है 5वीं अनुसूची। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग करे 8वीं अनुसूची हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भारत का मुख्य भाषा को शामिल किया गया। बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा कौन कौन भाषा को शामिल किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, बताइएगा, और कहां हुई थी। तो ए में कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी, बताइएगा। ए में कह रहा है 9 दिसंबर 1947 को हुई थी, और बी में कह रहा है 9 दिसंबर जो 1946 को हुई थी, सी में कह रहा है 26 जनवरी 1947 को हुआ था, 26 जनवरी 1946 को हुआ था। बताइएगा कब हुआ था और कहां हुआ था, ये भी बताइएगा आप लोग साथ में। तो यहाँ पे दोस्तों संविधान सभा का जो है, संविधान सभा का पहली बैठक जो है, संविधान सभा की पहली बैठक जो है दोस्तों ये कहां पे हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, पहले ये बताइए, और उसके बाद कहां हुआ था ये भी बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1947 को कहां पे हुआ था। 9 दिसंबर 1947 को कहां पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, जिसको अभी जो है, अभी आप लोग क्या कहते हैं, संसद भवन कहते हैं। वहीं पे केंद्रीय कक्ष अभी जो है फिलहाल में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, और इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है। लेकिन फिलहाल में जो है अभी यहाँ पे आपको दिल्ली संसद भवन जिसको कहते हैं वहीं पे ये बैठक हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या कर रहा है, राज्य का दर्जा सिक्किम को जो है कब प्राप्त हुआ, बताइएगा। सिक्किम और गोवा को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, ऐसा गोवा भी इसमें पूछना चाहिए था लेकिन नहीं पूछा है, और गोवा भी पूछ दे तो आप लोग बताइएगा। ए में कर रहा है 1973 ईस्वी में, बी में कर रहा है 1971 ईस्वी में, सी में कर रहा है 1975 ईस्वी में, और डी में कर रहा है 1966 ईस्वी में। बताइएगा राज्य का दर्जा जो है सिक्किम और गोवा को कब प्राप्त हुआ, बताइएगा। तो ये जो हुआ था दोस्तों आपको हुआ था, राज्य का दर्जा सिक्किम और गोवा को जो प्राप्त हुआ था 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के दौरान ये हुआ था, ठीक है। कितना 36वें संविधान संशोधन कब हुआ, 36वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों। तो 1900 कब को हुआ, 1900 मैंने बताया अभी, 1900 कब हुआ बताइएगा, 1975 को हुआ है ना। और इसी दिन से जो है राज्य का दर्जा किसको मिला, गोवा और सिक्किम को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% राइट आंसर टिक कर रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है, और OMR सीट जो है आपको मार्केट से खरीद लेना है, और प्रैक्टिस सेट का बुक खरीद लेना है, और डेली एक शाम और सुबह में एक प्रैक्टिस सेट टोटल 90 क्वेश्चन को रंगना है, और 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग मोबाइल में सेट करना है, और आप लोग को खुद से चेक करना है। और आपको मार्क्स कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो 65 से 70 क्वेश्चन जो है आपका सही यानी कि राइट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था, बताइएगा। अंजलि पाठक है ना, बे नहीं होगा, अंजलि पाठक हो जाएगा। राजवर्धन सिंह राठौड़ हो जाएगा। सी में कह रहा है जसपाल राणा हो जाएगा, और डी में करा कुंजी रानी हो जाएगी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाला सबसे पहला भारतीय था वो कौन था पता है, इस चारों में से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन पे हमको डाउट लग रहा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसको मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, है ना। फिलहाल में मैं इसको बता देता हूं कि इसको क्या करना है, केजी जादव को याद रखना है ना। किसको, फिलहाल में आपको किसको याद कर रखना है, केडी जादव को याद रखना है आपको, है ना।
KD यादव को, और बाकी मैं आपको कम्युनिटी में या फिर टेलीग्राम पे आपको कंफर्म करवा दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कर रहा है भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, बताइएगा। काकोरी केस में, और लाहौर षड्यंत्र केस में, मेरठ षड्यंत्र केस में, दिल्ली षड्यंत्र केस में, बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को जो है लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या, बर्नी सैंडर्स की हत्या, और दिल्ली की केंद्रीय संसद यानी कि सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट के केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। तो किस केस में दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली के बम विस्फोट में, और यहाँ पे हो जाएगा कौन? यहाँ पे लाहौर में जो है बर्नी सैंडर्स की हत्या के जुर्म में, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर और सेंट्रल यानी दिल्ली दोनों हो जाएगा, लाहौर और दिल्ली दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाहौर में तो एगो का हत्या हो गया, किसका? बर्नी सैंडर्स नामक व्यक्ति का हत्या हुआ लाहौर में, और ये जो हुआ किसके द्वारा हुआ? ये आपको भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव तीनों मिलके किए थे। और उसके बाद दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ, सेंट्रल असेंबली में जो बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भी इनका हाथ था, इसीलिए इसको जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, बाकी आपको पूरा फुल डिटेल्स से आपको टेलीग्राम पे मेरे हाथों से लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। चलिए कह रहा है अल वरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, बताइएगा। अल वरूनी किसके शासनकाल में जो है इतिहासकार था, बताइएगा। महमूद गजनी, मोहम्मद बिन तुगलक, और बलवन कह रहा है सी में, और डी में कह रहा है अकबर, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल वरूनी महमूद गजनी के शासनकाल में जो है इतिहासकार था, यानी कि क्या हो जाएगा? महमूद गजनी, है ना। महमूद गजनी, जो भी लोग टिक कर रहे हैं, यानी कि महमूद गजनी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, महमूद गजनी। जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है दोस्तों? ये आपसे कह रहा है बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध जो है सारनाथ से है, बताइए। तो भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध जो है सारनाथ से है? कहाँ? सारनाथ से। जन्म हुआ था सारनाथ में, मृत्यु हुआ था सारनाथ में, प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, और ज्ञान प्राप्ति हुआ था सारनाथ में, बताइएगा। तो भगवान बुद्ध को जो है, बुद्ध के जीवन काल की प्रथम उपदेश का संबंध जो है सारनाथ से है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है भगवान बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में ही दिए थे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम उपदेश, है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। तो याद रखिएगा आप लोग, ज्ञान प्राप्ति मत टिक कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये क्लास यहीं पे एंड होगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड।